70 के दशक में कुछ कहावतें बहुत मशहूर हुई थी। इनमें से कुछ आपने सुनी भी होगी। अगर नहीं सुनी है तो आज हम आपको बताते हैं। कहते हैं, जमीन गई चकबंदी में, मकान गया हदबंदी में, द्वार खड़ी औरत चिल्लाए, मेरा मर्द गया नसबंदी में। नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसीलाल। संजय की मम्मी बड़ी निकम्मी। इन सभी नारों के शब्दों से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आगे जब भी हम फिर से किसी किस्से को लेकर आपसे रूबरू होंगे तो आप उसे सबसे पहले देख पाएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 के दशक में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान जबरन हुई नसबंदी के बारे में। तारीख थी 25 जून 1975। इस दिन को भारतीय लोकतंत्र का काला दिन कहा जाता है। इसी तारीख को देश में आपातकाल लागू किया गया और जनता के सभी नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे। इस फैसले के बाद तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के लिए सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा और पहली बार उनके खिलाफ एक देशव्यापी विरोध पनपने की शुरुआत हुई। आपातकाल ने देश के राजनीतिक दलों से लेकर पूरी व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन उस वक्त लिए गए नसबंदी जैसे सख्त फैसले ने इसे राजनीतिक गलियारों से इतर आम जन के निजी जीवन तक पहुंचा दिया। जनता के अधिकार पहले ही छीने जा चुके थे, फिर नसबंदी ने घर घर में दहशत फैलाने का काम किया। उस दौरान गली मोहल्लों में आपातकाल के सिर्फ एक ही फैसले की चर्चा सबसे ज़्यादा थी और वह थी नसबंदी। यह फैसला आपातकाल का सबसे दमनकारी अभियान साबित हुआ। नसबंदी का फैसला इंदिरा गांधी सरकार ने जरूर लिया था, लेकिन इसे लागू करने का जिम्मा उनके छोटे बेटे संजय गांधी को दिया गया। स्वभाव से सख्त और फैसले लेने में फायर ब्रांड कहे जाने वाले संजय गांधी के लिए यह मौका एक लॉन्च पैड की तरह था। इससे पहले संजय को राजनीतिक रूप से उतना बड़ा कद हासिल नहीं था, लेकिन नसबंदी को लागू करने के लिए जैसी शक्ति उन्होंने दिखाई, उससे देश के कोने कोने में उनकी चर्चा होने लगी। आज़ादी के बाद जनसंख्या विस्फोट से निपटना कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। चलिए इसके थोड़ा डिटेल में जाकर आंकड़ों के जरिए इस पर बात करते हैं। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास है, लेकिन वर्ष 1971 में भारत की जनसंख्या लगभग 54 करोड़ थी, जो कि 60 के दशक की तुलना में लगभग 25% अधिक थी। 70 से 80 के दशक में भी भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 25% के करीब ही रही थी। जनसंख्या वृद्धि का यह क्रम आगे भी जारी रहा और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1961 के दशक से लेकर 2001 तक हर दशक में औसतन 22% की दर से बढ़ी है। लेकिन इसी जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने के प्रयास से इंदिरा गांधी सरकार ने नसबंदी कार्यक्रम देशव्यापी चलवाया। सबको सूचना जारी कर दीजिए कि अगर महीने का लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो न सिर्फ वेतन रुक जाएगा, बल्कि निलंबन और कड़ा जुर्माना भी होगा। सारी प्रशासनिक मशीनरी को इस काम में लगा दे और प्रगति की रिपोर्ट रोज वायरलेस मुझे और मुख्यमंत्री के सचिव को भेजे। दरअसल यह टेलीग्राफ से भेजा गया संजय गांधी का एक संदेश था। इसे आपातकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने अपने जूनियर अधिकारियों को भेजा था और लगभग हर राज्य के मुख्य सचिव को यह संदेश संजय गांधी का मिला। मुख्यतः इस जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के लिए नसबंदी कार्यक्रम शुरू करने के लिए 3 से 4 कारण जिम्मेदार हैं। पहला है इंटरनेशनल प्रेशर, दूसरा है परिवार नियोजन का फेल होना, तीसरा है संजय गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, चौथा है आपातकाल के दौरान मिली निरंकुश शक्ति। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर। 25 जून 1975 को पूरे भारत में इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया था। सभी बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी जेल में थे। इस कारण अब सरकार के पास निरंकुश शक्ति आ गई थी। सरकार के किसी फैसले का विरोध करने के लिए कोई बाहर नहीं था। ऐसे माहौल में पश्चिमी देशों, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एड इंडिया कंसोर्टियम जैसे संस्थान भी भारत की जनसंख्या वृद्धि से चिंतित हो रहे थे। यह देश और संस्थाएं संदेश दे रहे थे कि जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे पर भारत 1947 से काफ़ी कीमती समय बर्बाद कर चुका है और इसलिए उसे बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर ठोस कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। इन देशों और संस्थाओं का मानना था कि हरित क्रांति से अनाज का उत्पादन कितना भी बढ़ जाए, सुरसा की तरह मुंह फैलाती आबादी के लिए वह नाकाफ़ी ही होगा। उनका यह भी मानना था कि भारत को अनाज के रूप में मदद भेजना समंदर में रेत फेंकने जैसा है, जिसका कोई फायदा नहीं। आपातकाल शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों का गुट और भी जोर शोर से नसबंदी कार्यक्रम लागू करने की वकालत करने लगा और इंदिरा गांधी ने उनकी यह बात मान ली। इसका दूसरा रीज़न था परिवार नियोजन का फेल होना। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते भारत में काफ़ी समय से जनसंख्या नियंत्रण की कई कवायदें चल भी रही थी, जैसे गर्भ निरोधक गोलियों और मुफ्त में गर्भ निरोधक कंडोम वितरण जैसे सहित कई तरीके अपनाए जा रहे थे, लेकिन इनसे कोई खास सफलता नहीं मिलती दिख रही थी। हम दो हमारे दो का नारा भी सरकार ने लोगों को इसलिए दिया था ताकि सामाजिक जागरूकता फैले और लोग ज़्यादा परिवार न बढ़ाएं। तीसरा रीज़न था संजय गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल संजय के कहने पर ही लागू किया था। जून 25, 1975 को आपातकाल लगने के बाद ही राजनीति में आए संजय गांधी के बारे में यह साफ हो गया था कि वे ही आगे गांधी नेहरू परिवार की विरासत संभालेंगे।
संजय भी एक ऐसे मुद्दे की तलाश में थे जो उन्हें कम से कम समय में एक सक्षम और प्रभावशाली नेता के तौर पर स्थापित कर दे। हालांकि वृक्षारोपण से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई अभियान भी देश में पहले से चलाए जा रहे थे, लेकिन ऐसे अभियानों से संजय गांधी को किसी त्वरित परिणाम की उम्मीद नहीं थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें नसबंदी लागू कराने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन जमीन पर उन्होंने इसे कांटों जैसा सख्त और निर्मम बना दिया। इस दौरान घरों में घुसकर, बसों से उतारकर और लोभ लालच देकर लोगों का नसबंदी कराया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 साल के भीतर देश भर में 60 लाख से ज़्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई और इनमें 16 साल के किशोर से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक शामिल थे। यही नहीं, गलत ऑपरेशन और इलाज में लापरवाही की वजह से करीब 2000 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। संजय गांधी का यह मिशन जर्मनी में हिटलर के नसबंदी अभियान से भी ज़्यादा कड़ा था, जिसमें करीब 4 लाख लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मेहता अपनी किताब द संजय स्टोरी में लिखते हैं, अगर संजय आबादी की इस रफ्तार पर जरा भी लगाम लगाने में सफल हो जाते तो यह एक असाधारण उपलब्धि होती। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा होती, लेकिन संजय का यह दांव बैकफायर कर गया और 1977 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनने के पीछे नसबंदी के फैसले को भी एक बड़ी वजह माना गया। और इसका चौथा रीजन था आपातकाल के दौरान मिली निरंकुश शक्ति। जनसंख्या नियंत्रण का प्रोजेक्ट जैसे संजय के लिए ही शुरू किया गया था, इंदिरा ने इस प्रोजेक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी संजय को सौंपी थी। आपातकाल के दौर में संजय के पास असीमित शक्तियाँ थीं। उन्होंने मन बना लिया कि वे इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करके अपने आप को एक सफल नेता के रूप में स्थापित कर लेंगे, लेकिन संजय ने इस अच्छे प्रोजेक्ट के लिए जनभागिता की जगह दादागिरी से काम लिया और उनका यह कदम पूरी कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ गया। इन सभी वाकया के दौरान एक कहावत बहुत चर्चा में आया, नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। आखिर ये बंसीलाल है कौन? पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री और संजय गांधी के खास बंसीलाल को आधुनिक हरियाणा का जनक भी कहा जाता है, लेकिन आपातकाल के दौरान लगा एक दाग वे जिंदगी भर अपने माथे से नहीं धो पाए। वे दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक भारत के रक्षा मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने पुरुषों की नसबंदी कराने के क्रूर अभियान में अपनी पूरी भागीदारी दी थी। नसबंदी और बंसीलाल से जुड़ा एक किस्सा काफ़ी चर्चित रहा। आपातकाल खत्म होने के बाद बंसीलाल हरियाणा के दौरे पर निकले थे। वहाँ एक पंचायत के दौरान वे लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी एक युवक खड़ा हुआ और उसने सबके सामने अपनी धोती खोल दी। उसने बताया कि वो कुंवारा था, फिर भी ज़बरदस्ती पकड़कर उसे शिविर में ले जाया गया और नसबंदी कर दी गई। नसबंदी के दौरान बंसीलाल और संजय गांधी को लोग एक विलन के तौर पर देखने लगे थे। इमरजेंसी में मीडिया पर सेंसरशिप लागू था, लेकिन कुछ घटनाएं छनकर बाहर आ जाती थी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रेस सलाहकार और प्रतिष्ठित पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी में तत्कालीन सरकार की बर्बरता का विस्तार से वर्णन किया है। पहली घटना के बारे में उन्होंने बताया है, जिला मुजफ्फरपुर नगर, उत्तर प्रदेश का। मुजफ्फरपुर नगर में कलेक्टर की ओर से एक परिवार नियोजन कैंप लगाया गया था। लोगों को जबरन नसबंदी के लिए कैंप में लाया जा रहा था। पुलिस वाले किसी को उठा ले रहे थे। वे यह भी नहीं देखते कि कौन विवाहित और कौन अविवाहित। उन्हें इस बात से भी मतलब नहीं था कि कौन बच्चा है और कौन बुजुर्ग। जिन्हें कोई बच्चा नहीं था उन्हें भी नहीं बख्शा गया। पुलिस वालों का अत्याचार चरम पर था। पूरी तैयारी के साथ 3 दिनों तक पुलिस लोगों को उठाती रही। इसी क्रम में एक दिन 18 लोगों को पकड़कर परिवार नियोजन कैंप में लाया जा रहा था। आसपास के लोग उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस का विरोध कर रहे थे। तनाव बढ़ता गया। नाराज लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस ने बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। फिर अचानक पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में 25 लोग मारे गए। नसबंदी को सफल बनाने के लिए पुलिस जल्लाद की तरह पेश आ रही थी। दूसरी घटना है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गांव की, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव और ग्रामीण कार्यकर्ता नसबंदी कराने वाले संभावित लोगों के नाम दर्ज करने पहुंचे थे। सरकारी मुलाजिमों को देखकर लोग आपे से बाहर हो गए। एक उन्मादी भीड़ ने सरकारी कर्मचारियों को घेर लिया और उन्हें काट काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस घटना के बाद पुलिस वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पास के इलाकों में ऐसा दमन चक्र चलाया कि जनता कराह उठी। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में यही हाल था। सरकारी कर्मचारियों को भी सताया जा रहा था। नसबंदी का टारगेट पूरा नहीं करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था। हरियाणा के रोहतक जिले में एक बुजुर्ग विधवा शिक्षक का वेतन इसलिए रोक दिया गया क्योंकि उनके टारगेट में 2 नसबंदी कम रह गई थी। उनसे कहा गया कि आप 2 लोगों को खोज कर लाइए और अपना वेतन ले जाइए। बुजुर्ग महिला खोज कर थक गई, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। अंत में वो 2 पागल भिखारियों को पकड़कर नसबंदी कैंप ले आई। इस तरह उनका टारगेट पूरा हुआ और वेतन मिलना संभव हो सका। यह अभियान इतना भयावह था कि पूरे देश में व्यापक स्तर पर लोगों का आक्रोश इंदिरा गांधी सरकार को झेलना पड़ा और 1977 के आम चुनाव में इसकी कीमत अपनी कुर्सी गवाकर उनको चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आपातकाल की इनसाइड स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करें और स्टोरी को शेयर जरूर करें।